ठीक है, प्लीज हैव अ लुक हियर। हमने बॉर्स मॉडल स्टार्ट किया था। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था मैंने? एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट क्या बोला था? बोलो। इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, दे रिवॉल्व इन द फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड वेलोसिटी एंड फिक्स्ड एनर्जी। क्लियर है ना? उनकी एनर्जी चेंज नहीं होती है व्हाइल रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। सपोज इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट पे है, एम शेल में, ठीक है ना, कि एल शेल में, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। सपोज इसमें एनर्जी उसकी एक्स है, एज लॉन्ग इट रिमेन्स इन दिस ऑर्बिट, इसकी एनर्जी हमेशा एक्स ही रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। क्लियर? उसकी वेलोसिटी भी हमेशा सेम ही रहेगी, वेलोसिटी भी चेंज कभी नहीं होगा। क्लियर? फिर हमने थर्ड पॉइंट बोला था बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। उसमें हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन आपको उसी ऑर्बिट में मिलेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, NH/2π। यहां पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की, तो वो एक फिक्स्ड सेंटर के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mvr। तो आप ऐसे इक्वेट कर सकते हो, mvr इज इक्वल NH/2π। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मिलेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। क्लियर है ना? जैसे n अगर 1 होगा तो वो 1h/2π होगा, तब जाके k शेल की बात कर रहे हो आप। नेक्स्ट अगर n2 होगा, दैट मीन्स वो बन जाएगा 2h/2π। इलेक्ट्रॉन वहां पे भी हो सकता है, तो मतलब आप एल शेल की बात कर रहे हो। तो स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन। आर वी क्लियर? यहां तक समझ आया? इज दिस क्लियर? फिर उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, जब भी कोई बॉडी किसी के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, उसको एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रखने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए वहां पे। क्लियर है ना? जैसे अर्थ हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, तो कोई तो फोर्स है वहां पे जो उसको उस फिक्स्ड ऑर्बिट में रखता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं, जो किसी फोर्स को या किसी बॉडी को एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रखेगा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है ना? सपोज ये अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, वो फिक्स्ड ऑर्बिट क्यों में इसमें रिवॉल्व करते हैं, तो कोई फोर्स होना चाहिए, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी को एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अराउंड या फिक्स्ड सेंटर के अराउंड क्या करवाएगा, रिवॉल्व करवाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अर्थ के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है उस टाइम पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड जब रिवॉल्व करता है, उस टाइम पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इट्स प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? व्हाइल रिवॉल्विंग an electron, yeah, the necessary centripetal force between electron and nucleus is provided by the electrostatic force. electrostatic force क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्ज्ड बॉडीज। आपको मैथ नहीं पढ़ना है? हाँ, जस्ट स्कूल का सुन। कल फिर ये 6:15 पे क्लास होगी, ठीक है? हेलो, 6:15, मार्क योर टाइमिंग्स, ठीक है? नाउ पे अटेंशन प्लीज, नाउ पे अटेंशन प्लीज। फिर से एक बार बता रहा हूं कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, यहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो F सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझना है, ठीक है ना? तो FC इज प्रोवाइडेड बाय FE। क्लियर है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, F इज इक्वल mv²/r। क्लियर है ना? ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अगर किसी बॉडी का मास m है और वो वेग वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है किसी के अराउंड, और उस ऑर्बिट का रेडियस है r, तब जाके जो सेंट्रीपिटल फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है वो कितना है, mv²/r। क्लियर है ना? ये किसके लिए फॉर्मूला है, अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ये फाइंड करना है। डन? यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्ज्ड बॉडीज। वो आप कैसे काउंट करोगे, प्लीज हैव अ लुक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे फाइंड किया जाता है, प्लीज हैव अ लुक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सपोज हमारे पास है दो चार्ज्ड बॉडीज Q1 और Q2, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम ऐसे फाइंड करते हैं, F इज इक्वल K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? क्या करना है आपको, K कांस्टेंट होता है,
Q1 चार्ज का जो ये होगा ना मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। जब आप इनमें वैल्यूज पुट करोगे यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे ग्रेविटेशन के केस में हम करते हैं ना GMM बाई आर स्क्वायर, सेम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टाइम पे क्या होता है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो k होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट होता है मीडियम कौन सा है चार्ज के बीच में। सपोज यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगा उसका। सपोज अगर आप वाटर के बीच में चार्जेस रखोगे तो वाटर की वजह से थोड़ा इफेक्ट कैंसिल होगा या चेंज होगा। तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट किस पे डिपेंड करता है, आप मीडियम किस में चेक कर रहे हो। क्लियर है ना। तो जब आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना k को, तो आपका FC कितना आएगा सर, ये FE कितना आएगा, वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बिटवीन एनी टू चार्जड बॉडीज। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है यू विल यूज दिस फॉर्मूला। इसमें क्या है 1/4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है हर एक मीडियम के लिए। Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 इस चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे किसके बीच में ये फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज बेयर विद मी। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, E, ठीक है ना। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, एनीवन, न्यूक्लियर चार्ज क्या लिखोगे, कैन आई राइट Z इंटू ई, कैन आई राइट इट Z इंटू ई। सपोज मैं बात कर रहा हूं सोडियम की, सोडियम का न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है। आप चेक कर रहे हो कोई एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितना फोर्स है, प्लीज हैव अ लुक। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, ये सोडियम का जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा इसका, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 11, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 11। हर एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, लेकिन प्लस साइन है, डिफरेंस इतना ही है, प्लस साइन है। तो मैंने इसीलिए लिखा Z इंटू ई। जेड क्या है, इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो चार्जेस होंगे ना, एक साइड से इलेक्ट्रॉन है, दूसरे साइड से ZE है, मतलब प्रोटॉन्स कितने हैं, उसका एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आर वी क्लियर। तो दो चीजों के बीच में ये फोर्स है, एक है इलेक्ट्रॉन के बीच में और किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में। अब इस पे मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाऊं तब जाके क्या बनेगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के बदले क्या लिखूंगा E, ठीक है ना। Q2 के बदले क्या लिखूंगा ZE, और डिस्टेंस इनके बीच में आर स्क्वायर। क्लियर है ना। तो ये क्या बनेगा इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आर वी क्लियर, पॉइंट समझ आया। दो चार्जड बॉडीज के बीच में अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना होता है तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। ये तो मास का वो चार्ज, हाँ ये मास है ना Q1 मास नहीं, ये चार्ज है, ये चार्ज है, उस पर कितना चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे भी उतना ही होता है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाई न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। आर वी क्लियर। यहाँ पे जो दो चार्जड बॉडीज है, Q1 आपका E है, Q2 आपका क्या है ZE। तो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस फॉर्मूला। आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है। और यही फोर्स क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं यहाँ पे इसको इक्वेट कर सकता हूँ, डस्टर को, लेट मी इक्वेट दिस वन। FC सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसके बराबर होता है mv² अपॉन r इज इक्वल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैन आई राइट ZE² डिवाइडेड बाई r², क्योंकि E इंटू ई कितना आएगा ZE²। आर वी क्लियर, एनी क्वेश्चंस, ठीक है डन। मतलब यहाँ पे इसको कौन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रखता है, ये अपनी ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में क्यों रहता है हमेशा, वो अपना ऑर्बिट चेंज क्यों नहीं करता है, क्योंकि न्यूक्लियस की वजह से लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा उसको एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रखता है, जब तक वो एनर्जी एक्वायर ना करे या एनर्जी लूज ना करे। वो अपने ऑर्बिट को चेंज भी कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा जब वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्लियर है ना। बट वो फिक्स्ड ऑर्बिट में क्यों रहता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से, जिसकी वजह से वो फिक्स्ड ऑर्बिट में हमेशा रहेगा। आर वी क्लियर,
ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, अब इस पॉइंट में क्या लिखोगे आप? वाइल रिवॉल्विंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर ये, फिर दिस। ठीक है, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, आर क्या है? रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। नेक्स्ट 1/4 भाई दीज आर कांस्टेंट, जेड क्या होगा? उस एटम का एटॉमिक नंबर, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज रेज पावर 2 डिवाइड बाय आर, आर यही है आपका डिस्टेंस, आर और आर आप कैंसिल भी कर सकते हो, वो बाद में करेंगे। आर वी क्लियर? ठीक है, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, जब भी इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेगा वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करता है। क्लियर है ना? क्योंकि उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहती है, वेलोसिटी फिक्स्ड रहती है, मतलब वो अपना ऑर्बिट कभी चेंज नहीं करता है। सेवेंथ पॉइंट में क्या बोलते हैं कि जब वो ऑर्बिट चेंज करेगा दैट मींस उसने क्या किया होगा? एनर्जी एब्सॉर्ब की होगी। क्लियर? सिक्स्थ पॉइंट ये बताता है कि इट रिवॉल्व्स इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, इट नेवर चेंज इट्स ऑर्बिट। क्लियर? while revolving in a particular orbit it never changes its orbit, it never goes beyond the orbit या अंदर आएगा, कभी नहीं ऐसा होता है। क्लियर? फाइन। उसके बाद जब सेवंथ पॉइंट में आप आते हो, आप ये बोलते हो कि जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? सपोज ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, दिस वन इज न्यूक्लियस, बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, तो वहां पे क्या हो रहा है? अगर इसने एनर्जी एक्वायर की ना, तो ये क्या करेगा? ये जंप करता है इनटू द नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल। क्लियर है ना? इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन absorbs energy it jumps from lower energy level to higher energy level। सपोज ये K शेल है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की कि ये L शेल में चला गया, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है ना, हायर ऑर्बिट में जाता है, वो थोड़ा अनस्टेबल होता है वहां पे, तो वो क्या करता है? वो अपनी एनर्जी जो इसने कंज्यूम की होगी उसको रिलीज करता है। जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करेगा वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है। आर वी क्लियर? उसको हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर वी क्लियर? यहां तक समझ आया? मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं सारे पॉइंट्स। एटम के पास अपना एक सेंटर होता है, उस सेंटर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी हमेशा फिक्स्ड रहती है। ठीक है ना? उस ऑर्बिट की वेलोसिटी, उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड रहती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसमें जो उसको नेसेसरी, मतलब उस में क्यों वो रिवॉल्व हो रहा है, वहां पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। वहां पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है वो कभी अपनी एनर्जी लूज भी नहीं करता है, गेन भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है। क्लियर है ना? एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है। हाँ, खुद से नहीं करता है कभी। यहाँ पे क्या होता है? ये फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं। जैसे अर्थ, ये अर्थ कभी अपना एनर्जी लूज नहीं करता है ना, वो मास और वेलोसिटी पे क्या हो जाता है? बैलेंस आउट हो जाता है। क्लियर? एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल आपस में कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ कभी नहीं आता है। क्लियर है ना? ठीक है, मैं ये बाद में समझाता हूँ, इसका ये अलग से सिग्निफिकेंस है कि वो अंदर क्यों नहीं आएगा, बाहर क्यों नहीं जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ पे जब वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, वेलोसिटी फिक्स्ड होती है, वो अपनी एनर्जी कभी लूज नहीं करेगा, कभी गेन नहीं करेगा। सिक्स्थ पॉइंट में। सेवंथ पॉइंट में आप क्या बोलोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दोगे, इट कैन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। खुद से वो कभी नहीं करता है, आप प्रोवाइड करोगे तब जाके वो जंप करेगा। क्लियर? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हायर एनर्जी ऑर्बिटल से आप इससे एनर्जी रिमूव करोगे तो वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आएगा। क्लियर है ना? हायर शेल से लोअर शेल में आएगा। डन विद दिस? ठीक है, वो जो एनर्जीज आपको दिखती है, जैसे एब्जॉर्प्शन के टाइम पे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से दिखेगा, और एमिशन के टाइम पे एमिशन स्पेक्ट्रम से। वो स्पेक्ट्रम्स हमने पढ़े हैं। क्लियर है ना? वरना अगर मैं उससे पहले ये बोलता कि एनर्जी रिलीज होती है, गेन करते हैं, फिर मैं बोलता कि वो दिखती है वो एनर्जी, आप लोग बोलते कैसे? ठीक है ना? वो हमने स्पेक्ट्रम्स में पढ़ा था। क्लियर? आर वी क्लियर विद दीज पॉइंट्स? ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखने फॉर बोर्स मॉडल। उसके बाद है इसके एप्लीकेशन। बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल की बहुत सारी एप्लीकेशन है। इससे हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। इससे हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट फाइंड कर सकते हैं। इससे हम एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? एनीवन? कुछ बोलना है?
तो बोर्स मॉडल से हमारे पास दो इक्वेशन सामने आ गई, कौन कौन सी? लेट मी राइट दीज टू इक्वेशंस। फर्स्ट है एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर इज इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई। दूसरा कौन सा है? 1 mv² अपॉन आर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² क्लियर है ना? फाइन। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल। हमें इसमें क्या क्या करना है? एक तो आपको रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। दूसरा क्या फाइंड करना है इसमें? वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। वेलोसिटी, मैं ये भी बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, और ये भी बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। आर दीज टू क्लियर, ये सेम? वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ये सेम है। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होता है उस ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड वेलोसिटी होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। क्लियर है ना? फाइन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट एक ही बात है। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी दो तरह की होती है इलेक्ट्रॉन के पास, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों का सम आपको देख क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी। दिस जब एक जगह रुकेगा नहीं पोटेंशियल आपको किसने बोला रुकने से ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है? होने के लिए किसी ने बोला है आपको आज तक रुकने से पोटेंशियल एनर्जी आती है? अच्छा ये पता है अर्थ के पास पोटेंशियल एनर्जी है, इट्स ऑलवेज इन द मूव बट इट स्टिल हैज गॉट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? ये फोर्स के अगेंस्ट ये एनर्जी कम हो जाता है। एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन। क्लियर? हैव अ लुक हियर। सपोज हम चार्ज की बात करेंगे, सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है? न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस मान लो इतने तक है। क्लियर? ऑर्बिट ये है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इज विद इन द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस के चार्ज के इन्फ्लुएंस में है। तो ये इस ऑर्बिट में रहने के लिए क्या करेगा? इसके पास एक एनर्जी होगी जिसको आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अच्छा ये जब मूव कर रहा होता है ना बॉडी, सपोज ये इस हाइट पे है, इसके पास सिर्फ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। बट इसको जब मैं छोड़ूंगा ना, छोड़ने के टाइम पे इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? दोनों। क्लियर है ना? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, बट ये जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तब कौन सी एनर्जी होगी? सिर्फ पोटेंशियल। क्लियर? अब अगर एग्जैक्टली अर्थ पे रखोगे तो पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। आर वी क्लियर? तो बीच में जब ये मूव कर रहा है ना, या अगर इसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है, तब भी इसके पास दोनों एनर्जीज होंगी, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। इज इट क्लियर नाउ? डन? क्योंकि ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है ना कंटिन्यूसली, तो हमेशा इसके पास क्या होगा? पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? हमें पहले रेडियस फाइंड करना है। फर्स्ट है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है? इसको हम आर से नोट करते हैं, ठीक है? यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है कोई? शैल वी प्रोसीड? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। विल डू वन थिंग, सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, विल डू स्क्वायरिंग ऑफ 1। वी नो, बकवास बंद करो प्लीज, हैव अ लुक। एम वी आर इज इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई। मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग करूंगा, मुझे आर चाहिए ना, तो मैं स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा ये? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसको क्या करूंगा? ये मान लो इक्वेशन नंबर 3 है, डिवाइड 3/2, डिवाइड 3/इक्वेशन 2। क्लियर? तो क्या बनेगा ये? एम स्क्वायर, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वी कैंसिल आउट करना है शॉर्ट में, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका एलएचएस और उसका एलएचएस, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल इसका आरएचएस और उसका आरएचएस, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये समझ आया? आर यू श्योर? देखो इसका एलएचएस, ठीक है ना, और इसका एलएचएस एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड का, ये इक्वेशन सेकंड है ना? आया समझ? आर यू श्योर?
ये समझ आया सबको? मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इसका एल एच एस और इसका एल एच एस डिवाइड किया और इसका आर एच एस और इसका आर एच एस डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरे साइड से क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, डिवाइड करूंगा इसका, ये बन जाएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? आर यू श्योर? ठीक है, अब इसमें से कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट करेंगे, वी स्क्वायर कैंसिल, एक एम और एक एम कैंसिल, एक आर नहीं, आर ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा आर क्यूब बनेगा ये, तो ये बन जाएगा एम आर क्यूब। क्लियर? ये कैंसिल नहीं होगा, ये 1 बाई आर है, ये ऐसे है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई आर, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर बाई 1, तो आर क्यूब बनेगा। ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे समझ आया? दिस इज द जस्ट मैथ्स। एम आर क्यूब, ठीक है, इस साइड क्या बचेगा, इसमें कैंसिल क्या होगा, लेट मी राइट इट फर्स्ट, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर है, क्लियर है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है तो इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा, ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? इसका आरएचएस मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, उसके बाद 4 और 4 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा, आर स्क्वायर और आर क्यूब में से एक आर कट, ठीक है ना, तो एम इधर शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा आर इज इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर क्या बचा और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई जेड ई स्क्वायर इंटू एम। क्लियर? एम भी आएगा ना? इज इट क्लियर? मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, चेक करो, यहाँ पे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट, ये क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर और आएगा एप्सिलॉन नॉट क्योंकि बाकी कट हुए, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है, एक पाई है, जेड है, ई स्क्वायर है, क्लियर, और एम भी इधर आएगा, ठीक है, तो एम भी आएगा। डन, दिस इज द रिलेशन फॉर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, क्लियर, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। डन विद दिस, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें जो कांस्टेंट्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्लियर, इसमें कांस्टेंट्स है ना बहुत सारे, कौन कौन सा है कांस्टेंट, लेट्स डू इट हियर। हमें पता है h क्या है, कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34, और कौन सा है कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 12, ठीक है। नेक्स्ट पाई 3.14, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ना, एम वी स्क्वायर, बॉडी रिवॉल्व कर रही है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इट्स 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 31 kgs। आर वी क्लियर? दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, एच भी कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, ई भी कॉन्स्टेंट है और एम भी कॉन्स्टेंट है। जब ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे यू विल गेट ए ये शॉर्टेंड फॉर्मूला, लाइक ऐसा होगा, आर इज इक्वल 0.53, ठीक है ना, ऊपर क्या बचा एन स्क्वायर, नीचे क्या बचा जेड, दिस विल बी द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। कौन सा ये एंगस्ट्रॉम है, मीटर 10 रेज़ पावर माइनस 10, ये जब सॉल्व करोगे ना इसमें 10 रेज़ पावर माइनस 10 आता है, 10 रेज़ पावर माइनस 10 किसके बराबर होता है, ये जैसे लिखते हैं ना 0.53 न्यूटन, ये एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, मीटर लिखते हैं ना, मीटर यहाँ पे हम नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं एंगस्ट्रॉम्स में। इज इट क्लियर? यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अनदर, मीटर्स में भी आप कर सकते हो, अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहते हो तब जाके एंगस्ट्रॉम को क्या लिखोगे आप, इनटू 10 रेज़ पावर माइनस 10, एंगस्ट्रॉम होता है 10 रेज़ पावर माइनस 10, 1 एंगस्ट्रॉम होता है बराबर 10 रेज़ पावर माइनस 10 मीटर्स। इज इट क्लियर? ये समझ आया? ये है nth ऑर्बिट के लिए। तो नेक्स्ट, यहां तक समझ आया सबको? प्लीज राइट अ क्वेश्चन। ये आर क्या, रेडियस, आर है रेडियस उस ऑर्बिट का, एन है, सर दो रेडियस के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है, दो रेडियस के बीच में मतलब जैसे के शेल और एम शेल है ना, हम्म, वो के शेल जो एम शेल का डबल होगा, वो डिफरेंट होगा। पूछ रहा हूँ ना, लिखो क्वेश्चन। ऐसे कुछ होगा। हाँ हाँ हाँ, इतने में से फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट
orbit of M shell. Find the radius of orbit of M shell. M shell, हाँ, in helium atom. In helium atom. Do it. Find the radius of M shell in helium atom. मस्त सा क्वेश्चन है, वेरी इजी. लेट्स डू इट. हैव अ लुक हियर. आप एम शेल की बात कर रहे हो, क्लियर. एन आपका 1 जब होता है उस टाइम पे हम बात करते हैं एल के शेल की. तो एन 2 होगा तो एल शेल, एन 3 होगा तो एम शेल. दैट मीन्स एन आपका क्या है 3. नेक्स्ट है हीलियम. हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2. तो वहां पे क्या करना है, एन के बदले 3 लगाना है, जेड के बदले 2 लगाना है. क्लियर. नहीं, एंगस्ट्रॉम्स में आंसर फाइंड. बहुत टफ था ना, है ना. ठीक है. बट व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चंस, इस साल बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे. दे चेंज वैल्यूज बोलते हैं, लाइक देयर इज एन इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीशीज. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीशी. आप पहले ये क्वेश्चन करो, मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे वो चेंज करते हैं. बोला ना 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10. डन विद दिस. आया ये, ठीक है. आई विल सेंड मोर क्वेश्चंस ऑन दिस. मैंने भेजा भी, इनफैक्ट कल मैंने भेजा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का. ठीक है, एंजॉय. नाउ पे अटेंशन. दे चेंज द क्वेश्चन. दिस इज हाउ दे डू इट. दे विल आस्क यू. तुम लोग बोलते हैं ना फिर ये नहीं पढ़ा होता है, लाइक पढ़ा होता है ये. वो समझ मेंस में से एक बार आया था ऐसा क्वेश्चन. दे चेंज द क्वेश्चन लाइक दिस. दे से कि एन इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीशीज revolving around the nucleus, ठीक है, with this atomic number and all, but this electron like species has mass 4 times as compared to mass of electron, and the charge of this species is half as that of electron. Find the radius of electron in that orbit. ठीक है. You might be expecting कि ये वाली फॉर्मूला लगेगी, बट ये वाली फॉर्मूला वहां नहीं लगेगी, वहां लगेगी ये वाली फॉर्मूला. क्यों? आपको क्या करना है वहां पे, E को करना है E/2. ठीक है, तब जाके स्क्वायर होगा. M को क्या करना है 4m. ओवरऑल वो कैंसिल ही होगा, तो वहां पे कोई असर नहीं पड़ेगा. बट दे चेंज द क्वेश्चन लाइक दिस कि वहां पे वैल्यूज चेंज हो जाते हैं. मतलब E के बदले आप क्या लिखोगे वहां पे E/2, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीशी ही है, लेकिन इसका चार्ज डिफरेंट है. चार्ज कैसे डिफरेंट है, दे से कि चार्ज को हमने हाफ किया है, तो तब जाके आप क्या करोगे E/2 करोगे यूज. बट दे से समटाइम्स कि मास हमने डबल कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया, तो आप सिंपली m के बदले क्या करोगे वहां पे 5m करोगे, जो भी क्वेश्चन में वहां पे गिवन होगा. क्लियर है ना. दे चेंज द क्वेश्चन. इतना मतलब इस साल तो बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे. सो बी केयरफुल, बी रेडी फॉर ऑल थिंग्स. नीट की बात कर रहा हूं मैं. नीट का लेवल इस साल मेंस के लेवल के बराबर था. काफी क्वेश्चंस बहुत टफ आए थे. उसके बाद हमें वेलोसिटी करना है. आई थिंक यू आर गेटिंग रेडी टू लीव.